आप सभी को मधु ऐप में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की माध्यमिक हिंदी व्याकरण किताब से अनुवाद पाठ को अध्ययन करेंगे। आप लोग आज का विषय बड़ा ही रोचक और जानकारीदायक होगा। आप सब ध्यान से सुने और समझे। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अनुवाद। आप सब देख रहे हैं इस चित्र में अल बरूनी, इब्न बतूता, मेगास्थनीज, हुएनसांग, फाहियान, मार्को पोलो। हम जानते हैं ये लोग ज्ञान की खोज करते हुए हमारे देश में आए थे। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, भाषा का क्षेत्र हो, भारत से ज्ञान को संचित कर अपने देश में ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की और वे सफल रहे। हमारे देश से वेद ले गए, बौद्ध शास्त्र ले गए, सामाजिक रीति नीति, चाल चलन, परंपरा आदि सब कुछ ले गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये विदेशी जब भारत आए थे तो भारत में आने के बाद वे अपनी भाषा के सहित हमारे देश की भाषा को उन्होंने सीखा और सीखकर स्वयं सारा ज्ञान को संचित किए और अपने देश ले गए। यहाँ से ये बोध होता है कि प्राचीन समय में भी अनुवाद का उतना ही चल प्रचलन था और महत्व था। इसलिए ये इतिहास पर एक नज़र से हमें पता चल गया कि अनुवाद बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। अब हम जानेंगे एक छोटी सी लघु कथा। इस लघु कथा को अब ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक मरीज, एक विदेशी भारत आया हुआ था और वो बीमार पड़ा तो उसे चिकित्सालय लाया गया और वो विदेशी की भाषा फारसी थी और हमारे देश के डॉक्टर इसकी सेवा में लगे हुए थे। और ये विदेशी ये बार बार ये कहता रहा कि मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। और हमारे देश के डॉक्टर ये समझ नहीं पाए कि वो क्या मांग रहा है और ये बार बार यही बात कहता रहा कि मुझे जल्द से जल्द आप दीजिए और आप देने पर मैं सुस्त हो सकता हूँ। पर हमारे देश के चिकित्सकों ने इसकी भाषा को समझ नहीं पाए और इसे आप नसीब नहीं हुआ। और जानकारी की बात यह है कि फारसी भाषा में आप कहने से पानी है और ये बदनसीब बिना पानी के ही मर गया। और एक ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है कि आव आवते पूता मरा पानी खाट के नीचे। और यहाँ पर इस चित्र पर ध्यान दें, इस खाट के नीचे पानी रखा हुआ है और ये आप कहता रहा पर ये समझ नहीं पाए, जिसके कारण कि इस विदेशी की मृत्यु हो गई। और पानी नज़दीक ही है, खाट के नीचे ही है। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, ये हमें जानना है कि हमारे साथ अनुवाद कितना जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से इस कथा से हमें ये सीख मिल जाती है कि अनुवाद की आवश्यकता बहुत अधिक है। अगर ये डॉक्टर आपका अर्थ पानी जान लिए होते तो ये विदेशी आज जीवित होता। इस प्रकार वर्तमान हम जानेंगे अनुवाद का महत्व। इस चित्र पर सब ध्यान दें, यह आपको नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ ध्यान देने के लिए है। अब ध्यान दें, 500 रुपये का ये भारतीय मुद्रा में 15 भाषाओं को स्थान दिया गया और ये 500 रुपये हिंदी 16 और अंग्रेजी में लिखा हुआ है
17। कुल मिलाकर भारतीय मुद्राओं में 17 भाषाओं को स्थान दिया गया। ये इसलिए एक ऐसा जीता जागता उदाहरण जो हम लोग अपने जेब में लेकर घूमते हैं, और हमें अनुवाद की आवश्यकता आज कितनी है इससे बोध होता है इस चित्र से। इस चित्र में असमिया भाषा से लेकर ये उर्दू भाषा तक कुल मिलाकर 15 भाषाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा लक्ष्य है, जैसे उड़िया में 500 टंका अर्थात 500 रुपये। तो आज हम जानेंगे आज के मौजूदा दौर में अनुवाद का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। भारत जैसे बहुभाषी देश के जन समुदायों के बीच अंत संप्रेषण के लिए यदि आज के इस युग को अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ये हमें आज जान लेना होगा कि वास्तव में आज का युग एक अनुवाद का युग है, क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद की उपादेयता को सहज ही सिद्ध किया जा सकता है। जैसे धर्म, दर्शन, साहित्य के शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, व्यवसाय, राजनीति, कूटनीति आदि सभी क्षेत्रों से अनुवाद का अभिन्न संबंध रहा है। इससे हमें ये बोध होता है आज अनुवाद का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसी कारण हमें अनुवाद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब ध्यान दें, अभी हम जानेंगे अनुवाद की व्युत्पत्ति, किस तरह अनुवाद शब्द का उपयोग किया गया। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने पर किया जाता था, और संस्कृत के वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण किया गया, और वद का अर्थ है बोलना। वद धातु में अ प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद, जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। अर्थात वाद का अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। वाद में फिर से अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है, जिसका अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना। यह समझना है, अनुवाद शब्द का अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना। इस प्रकार अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार बनाई गई है, जैसे एक भाषा में लिखित पाठ को दूसरी भाषा में बिना किसी अर्थ परिवर्तन किए लिखना ही अनुवाद है। ये परिभाषा आप हमेशा याद रखिए। अभी यह जरूरी है कि अनुवादक को दोनों भाषाओं का प्रवीण होना चाहिए या पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हम आज हमारा विषय में, अनुवाद के विषय में, हिंदी से उड़िया के अनुवाद की ओर और उड़िया से हिंदी के अनुवाद की ओर हम ध्यान आकर्षित करेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सब ध्यान दें, अनुवाद के दो प्रकार हैं। एक है स्रोत भाषा, एक है स्रोत भाषा, दूसरा है लक्ष्य भाषा। अनुवाद के दो प्रकार, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। इसे समझने के लिए आप ध्यान दें, स्रोत भाषा कहने से हमें समझना क्या है, जिससे अनुवाद करना है, इस पर ध्यान दें।
जिससे अनुवाद करना है वो होगी स्रोत भाषा। अभी हमें हिंदी से उड़िया अनुवाद करना है, तो हिंदी होगी स्रोत भाषा। दूसरी ओर ध्यान दें, जिसमें अनुवाद करना है, उड़िया भाषा में हमें अनुवाद करना है, तो उड़िया भाषा होगी लक्ष्य भाषा। अर्थात अनुवाद के दो भेद, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। अभी ध्यान दें अनुवाद की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया पर ध्यान दें। यदि हमें हिंदी से उड़िया भाषा में अनुवाद करना है तो तब उस अनुवाद की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सबसे पहले हमें ध्यान देना है स्रोत भाषा में दी हुई सारे वाक्यों को पहले हमें पठन करना है। एक पठन, दूसरा विखंडन, तीसरा विश्लेषण। इसी सोपान से होते हुए हमें पहुंचना है भाषांतरण। चौथा भाषांतरण, पांचवा पुनरीक्षण, छठा अभिव्यक्ति। फिर हम लक्ष्य भाषा की ओर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार अनुवाद के इस आरेख को आप याद रखिए। ये आरेख हमें एक भाषा से दूसरी भाषा की ओर अनुवाद करने की पूरी प्रक्रिया हमें सिखाता है। अब ध्यान दें, अभी हम इसे समझने के लिए पहले सोपान को ध्यान देंगे। पहला सोपान में पठन करना है। हमें पठन का अर्थ है पढ़ना। इसमें अनुवादक स्रोत भाषा में दिए गए विषय को बार बार पढ़ता है। जैसे हमें हिंदी में 5 वाक्य दिए गए हैं, इन 5 वाक्यों को हमें बदलना है उड़िया भाषा में। इसी कारण यहाँ सबसे मूल विषय है छोटा वाक्य हमारे लिए बड़ा सहज होता है। इसे इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि छोटे वाक्य को अनुवाद करना सभी के लिए सरल है, और जब वाक्य धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब जटिलता बढ़ती हुई जाती है। इसी प्रकार छोटे वाक्य से लेकर इसका विस्तृत रूप तक हमें इसे सजाया गया है। तो पहले वाक्य को अनुवादक पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है। दूसरा वाक्य, बच्चा किताब पढ़ता है। तीसरा वाक्य, मोहनलाल जी का बेटा किताब पढ़ता है। चौथा वाक्य, मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब पढ़ता है। पांचवा वाक्य, मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब धीरे धीरे पढ़ता जाता है। इस प्रकार इन 5 वाक्यों को हमें उड़िया में अनुवाद करना है। तो पहले सोपान में इसे बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने के बाद हमें इसका एक ऐसा मूल ज्ञान प्राप्त होगा कि हमें दूसरे सोपान की ओर ले जाएगा। जब हम इसके दूसरे सोपान की चर्चा करेंगे, दूसरा सोपान है विखंडन। इस दूसरे सोपान में हमें समझना है वाक्यों को किस प्रकार अलग अलग खंडों में बांटने के लिए। इसमें अनुवादक पढ़े गए पाठ को अलग अलग खंडों में तोड़कर, यह है मूल विषय, अलग अलग खंडों में तोड़कर विभाजित करता है ताकि अनुवाद की प्रक्रिया सहज हो सके। अब जब पहला वाक्य हमें दिया गया था, पहले वाक्य में बच्चा कर्ता या उद्देश्य है और पढ़ता है क्रिया या उसे विधेय कहते हैं। दूसरे वाक्य में एक नया शब्द फिर से जोड़ दिया गया, उसमें आया किताब, अर्थात किताब एक कर्म है। तीसरे वाक्य में फिर से वाक्य और बड़ा हुआ, उसमें हमें पता चला कि मोहनलाल जी का बेटा ये एक विशेषांक है। चौथे वाक्य में मोहनलाल जी का बड़ा बेटा, और वाक्य और थोड़ा सा बड़ा हो गया,
ये भी कहलाएगा एक विशेषांक पद। चौथे वाक्य से जब पहले वाक्य में बच्चा करता था, पर चौथे वाक्य में रमेश होगा कर्ता या उद्देश्य। पांचवें वाक्य पर ध्यान दें। पांचवा वाक्य जब बड़ा होने लगा तो विस्तृत वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण, पढ़ता मुख्य क्रिया, जाता है संयुक्त क्रिया। इस प्रकार इन 5 वाक्यों में प्रयोग किए गए प्रत्येक पदों को अलग अलग विखंडन करना होगा। करने से हम अनुवाद करते समय हमारी प्रक्रिया धीरे धीरे सहज होती जाएगी। तब हमें इसे तीसरे सोपान की ओर बढ़ेंगे। तीसरा सोपान है विश्लेषण। तीसरे सोपान के अनुसार हमें क्या करना है, ध्यान दें। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है तीसरा। इसमें अनुवादक तोड़े गए वाक्यों का, इस पर ध्यान दें, अनुवादक तोड़े गए वाक्यों का विश्लेषण करता है। उसे नए भाषा में किस प्रकार रखा जाए जिससे अर्थ और वाक्य गठन का स्वरूप बना रहे, वाक्य गठन का स्वरूप भी बना रहे। शुद्धता की दृष्टि से दोनों भाषाओं के व्याकरण की कोटियों को ध्यान दिया जाता है। यहाँ एक मूल विषय आया, व्याकरण की कोटियां। हर एक भाषा में व्याकरण की कोटियां होती है, हिंदी में और उड़िया में भी। इन कोटियों को हमें ध्यान देना है। अर्थात जैसे संज्ञा को, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि, इन सब व्याकरण की कोटियों को ध्यान में रखकर ही अनुवाद किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान दें, बच्चा पढ़ता है। इस वाक्य में बच्चा है कर्ता और पढ़ता है क्रिया। इसे यदि हम उड़िया वाक्य में अनुवाद के रूप में प्रयोग करेंगे तब यह वाक्य ऐसा रहेगा, पिलाटी पढ़ू अच्छी। इस वाक्य में कर्ता पिलाटी, क्रिया पढ़ू अच्छी। दूसरे उदाहरण पर ध्यान दें, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। इसमें कर्ता है बच्चा, कर्म है पुस्तक, क्रिया है पढ़ता है। ठीक उसी प्रकार उड़िया वाक्य में अनुवाद करते समय यह हमें ध्यान देना है कि पिलाटी बही पढ़ू अच्छी। तब कर्ता है पिलाटी, कर्म है बही और क्रिया है पढ़ू अच्छी। इस प्रकार विश्लेषण में हमें व्याकरण के कोटियों को ध्यानपूर्वक समझना है और उसे सही ढंग से प्रयोग में लाना है। तभी जाकर स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा को हम सही ढंग से अनुवाद कर सकेंगे। अभी हम इसके चौथे सोपान की ओर बढ़ेंगे। इसका चौथा सोपान है भाषांतरण। इसे भली भांति रूप से हमें समझना है। चौथा सोपान है भाषांतरण। भाषांतरण में क्या करना है, अब ध्यान दें। इसमें अनुवादक एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने का प्रयास आरंभ करता है, उसे भाषांतरण कहते हैं। साथ ही इसमें दोनों भाषाओं की संरचना को ध्यान दिया जाता है। उड़िया भाषा की और हिंदी भाषा की दोनों भाषाओं के संरचना को, गठनों को भाषांतरण करते समय ध्यान दिया जाता है। जैसे शब्दों का शब्दों में, पदबंध का पदबंध में, उपवाक्य का उपवाक्य में, वाक्य का वाक्य में, वाक्य बंध का वाक्य बंध में अंतरण किया जाता है। ये बड़ा मूल विषय है, इसे समझना बड़ा जरूरी है कि शब्द का शब्द में, पदबंध का पदबंध में, उपवाक्य का उपवाक्य में,
वाक्य का वाक्य में, वाक्य बंद का वाक्य बंद में अंतरण अर्थात भाषांतरण किया जाता है। एक उदाहरण पर ध्यान दें, जैसे मोहनलाल जी का बेटा किताब पढ़ता है। ये एक पूरा वाक्य हुआ। इस पूरे वाक्य को हमें उड़िया वाक्य में अनुवाद करते हुए इस तरह हम लिखते हैं, मोहनलालंकर पुओ बही पढ़ुअछि। उड़िया वाक्य हिंदी में अंतरण हो गया, अर्थात इसमें वाक्य का वाक्य में अंतरण हुआ। भाषांतरण जो है वाक्य का वाक्य में भाषांतरण किया गया। इस प्रकार भाषांतरण करते समय आप सब ध्यान देंगे, छोटा वाक्य हो या मध्यम धरण का वाक्य हो या बड़ा वाक्य हो, जिस प्रकार का वाक्य है उसी अनुसार हम अंतरण करेंगे। अब ध्यान दें, इसका पांचवा सोपान है पुनरीक्षण। इसमें क्या करना होगा, अब ध्यान दें। ये बहुत ही, जब हम पुनरीक्षण तक पहुंचेंगे हमारे वाक्य धीरे धीरे अनुदित होते हुए आगे बढ़ गए होंगे। तब ध्यान दें, इस प्रक्रिया में अनुवाद का निरीक्षण, इस शब्द पर ध्यान दें, अनुवाद का निरीक्षण किया जाता है। अर्थात कहीं कुछ छूट तो नहीं गया या कहीं सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। जब हम अनुवाद करते समय कुछ छूट तो नहीं गया या कहीं सुधार करने की आवश्यकता तो नहीं रही है, इस पर ध्यान दिया जाता है। वो है पांचवा सोपान, पुनरीक्षण। प्रस्तुत किए गए अनुवाद को एक साथ रखा जाता है। जब हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद किया गया वाक्यों को, दोनों प्रकार के वाक्यों को, श्रोत भाषा के और लक्ष्य भाषा के, दोनों प्रकार के वाक्यों को एक साथ सजाकर रखा जाता है। तब हम एक एक वाक्य को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि कहीं कुछ छूट गया है या कहीं कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान देने के बाद ये पुनरीक्षण समाप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये 5 वाक्यों पर अब हम ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे हमने बना लिया, ये स्रोत भाषा के 5 वाक्य हैं और ये लक्ष्य भाषा के 5 वाक्य हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है, पिलाटी पढ़ुअछि। हमें लगा दोनों में कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें लगा कि ठीक है। बच्चा किताब पढ़ता है, पिलाटी बही पढ़ुअछि। दूसरे वाक्य में भी हमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं लगती है। तीसरे वाक्य पर ध्यान दें, मोहनलाल जी का बेटा किताब पढ़ता है। मोहनलालंकर पुओ बही पढ़ुअछि। इस वाक्य में भी पुनरीक्षण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सही ढंग से उसे बनाया है। चौथे वाक्य पर ध्यान दें, मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब पढ़ता है। इसका उड़िया अनुवाद है, मोहनलालंकर बड़ पुओ रमेश बही पढ़ुअछि। हमने चौथे वाक्य को भी भली भांति रूप से व्याकरण के सारे कोटियों को ध्यान में रखकर बनाया है, इसलिए ये वाक्य भी हमें सही लगा। 5वें वाक्य पर ध्यान दें, मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब धीरे धीरे पढ़ता जाता है। इस वाक्य का उड़िया अनुवाद है, मोहनलालंकर बड़ पुओ रमेश बहीटी धीरे धीरे पढ़ी जाउअछि। इस प्रकार स्रोत भाषा के 5 वाक्यों को लक्ष्य भाषा में बदलते समय हमें ध्यान देना है कि कहीं कुछ पुनरीक्षण की आवश्यकता है या नहीं। यदि कोई पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, तब हम इसके छठे सोपान की ओर बढ़ते हैं। इसका छठा सोपान है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति करते समय यह हमें ध्यान देना है कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर सारे के सारे वाक्य अनुवाद करने के बाद हमें उस पर यह ध्यान देना है कि जब सब कुछ सही रहता है
तब लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाना था उसमें अनुवाद को व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे बच्चा पढ़ता है, पिलाटी पढ़ुअछि। बच्चा किताब पढ़ता है, पिलाटी बही पढ़ुअछि। मोहनलाल जी का बेटा किताब पढ़ता है, मोहनलाल कर पुओ बही पढ़ुअछि। मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब पढ़ता है। चौथा वाक्य हुआ मोहनलाल कर बड़ पुओ रमेश बही पढ़ुअछि। पांचवा वाक्य इस प्रकार है, मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब धीरे धीरे पढ़ता जाता है। मोहनलाल कर बड़ पुओ रमेश बहीटी धीरे धीरे पढ़ी जाउअछि। इस प्रकार हम लोग 5 के 5 वाक्यों को जब 100% अनुवाद कर देते हैं तब अभिव्यक्ति का अंतिम सोपान या समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब करते हैं एक छोटा सा मूल्यांकन। मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें दिया गया है 5 वाक्य। इनमें से पहला वाक्य है मोरो गाई। इसे हम हिंदी में अनुवाद करेंगे जैसे मेरी गाय। दूसरा वाक्य है माधवर घर। इसका हिंदी में होगा माधव का घर। तीसरा वाक्य मैं एक स्वच्छ भारत चाहूं। इसका हिंदी अनुवाद होगा हम एक स्वच्छ भारत चाहते हैं। चौथा वाक्य है मोहनलाल कर पुओ बही पढ़ुअछि। इसका हिंदी अनुवाद होगा मोहन लाल जी का बेटा किताब पढ़ता है। पांचवा वाक्य है पिलामाने प्रतिदिन 10टा बेले विद्यालय को आसंती। इसका हिंदी अनुवाद होगा बच्चे रोज 10 बजे विद्यालय को आते हैं। इस प्रकार मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद हम किए और अभी हम इसका दूसरा मूल्यांकन करेंगे। दूसरे मूल्यांकन में ये प्रश्न बनाया गया है कि हिंदी से मातृभाषा में हमें अनुवाद करना है और इसका पहला वाक्य ये पूछा गया वो हो गया। इसे हम मातृभाषा में बनाएंगे से गला। सुरेश जाएगा। सुरेश जीव। तीसरा वाक्य हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी
आमर राष्ट्र भाषा अटे। चौथा वाक्य, भारत एक विशाल देश है। इसे हम उड़िया में इस प्रकार अनुवाद करेंगे। भारत गोटिए विशाल देश अटे। पांचवा वाक्य ये दिया गया है कि मोहनलाल जी का बड़ा बेटा रमेश किताब पढ़ता है। इसका उड़िया अनुवाद होगा, मोहन लाल कर बड़ पुओ रमेश बही पढ़ू अच्छी। इस प्रकार हमने 5 वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद कर दिया। आज हमने अनुवाद के अंतर्गत किन किन बातों की जानकारी प्राप्त किए, वो है एक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिली, फिर एक लघु कथा हमें बड़ी रोचक लगी, अनुवाद के महत्व की पहचान हुई, फिर अनुवाद की व्युत्पत्ति के बारे में पता चला, फिर अनुवाद के प्रकार की भलीभांति ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली। ये बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोग इन सारे विषयों को सुना, समझा और ग्रहण किया। और आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।